चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में किसकी चर्चा है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। किसकी चर्चा है जी? नागरिकता की चर्चा है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता की चर्चा किस भाग में है, तो आप लोग बोलिएगा भाग 2 में। अनुच्छेद क से लेकर क तक है, तो आप लोग बोलिएगा 5 से लेकर 11 तक है। आप लोगों का 2 सवाल यहीं से आ सकता है। तो आइए हम लोग आज भारतीय संविधान में नागरिकता को अच्छे से विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले पूछेगा कि नागरिकता हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार हम नागरिकता किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, नागरिक का अर्थ उन देश के निवासियों से है। नागरिक का अर्थ उन देश के निवासियों से है। उन देश के निवासियों से है जिन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो, उसे हम लोग बोलते हैं नागरिकता। क्या बोलते हैं जी? नागरिकता बोलते हैं। देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक का अर्थ उन देश के निवासियों से, माने किसी देश में रह रहे लोगों को अगर मान लीजिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? नागरिक। क्या बोलते हैं जी? नागरिक। मतलब वो आदमी उस देश का नागरिक है। मान लीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग वोट डालते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से आता है भारत में, तो क्या वो भी वोट डाल सकता है? क्या मोदी जी को वो वोट नहीं डाल सकता है। इसलिए उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। हो सकता है कि उसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो, लेकिन राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को कानूनी और राजनीतिक दोनों प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कि उस देश का क्या है? नागरिक है और उसे नागरिकता प्राप्त है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर नागरिक का अर्थ क्या होता है। आप लोग का ये समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, समझ में आ गया। अब देखिए, विश्व में जो राजनीतिक प्राणी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विश्व में राजनीतिक प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। विश्व में राजनीतिक प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेगा कि विश्व में राजनीतिक प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बोलिएगा 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला में हो जाएगा, देखिए पहला में हो जाएगा नागरिक। नागरिक। आपको तो नागरिक के बारे में पता है, नागरिक के बारे में समझाना क्या है। नागरिक के बारे में तो पता है, जिसे राजनीतिक और कानूनी दोनों अधिकार प्राप्त हो, वो देश का क्या हो गया? नागरिक हो गया। तो आपके बारे में पता है। दूसरा हो गया विदेशी। क्या होगा जी? विदेशी। अगर मान लीजिए कोई विदेशी इंडिया में घूमने आया, तो हो सकता है कि यहाँ का नागरिक ना है वो, लेकिन क्या वो प्राणी ना है, क्या वो जीव ना है? जीव तो है ही है। इसलिए विश्व में जो राजनीतिक प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। हम राजनीतिक प्राणी की बात कर रहे हैं दोस्त, हम यहाँ पर नागरिकता का बात नहीं कर रहे हैं। देख लिए, पहला हो गया नागरिक, दूसरा हो गया विदेशी, तीसरा देखिए, तीसरा होता है शरणार्थी। कौन होता है जी? शरणार्थी। तो आप लोग पूछेगा कि शरणार्थी किसे करते हैं सर? देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा देश इंडिया है। ये हमारा देश का है जी? इंडिया है। अगर मान लीजिए यहाँ से बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और वो भाग कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है शरण लेने के लिए, और
वह इंडिया में आकर रह रहा है, तो बताइए बांग्लादेशी आकर इंडिया में शरण लिया है कि ना लिया है? शरण लिया है ना। तो इस आधार पर हम उसे बोल सकते हैं वो क्या हो गया? शरणार्थी। क्या हो गया जी? शरणार्थी। क्या हो गया जी? शरणार्थी। और चौथा होता है राज्य विहीन लोग। चौथा होता है राज्य विहीन लोग। अब मिलेगा कि ये राज्य विहीन का होता है, तो देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये बांग्लादेशी को अगर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, ये भाग कर इंडिया में आ रहा है। भाग कर कहाँ पर आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। लेकिन हम इसे इंडिया में एक्सेप्ट ना करें, हम इसे इंडिया में यहाँ पर लगा कर बॉर्डर से भगा दें, तो मान लीजिए अब न इसका ये राज बचा, ना यहाँ पर रहने का हमने अधिकार दिया, तो बताइए ये राज्य विहीन हुआ कि ना हुआ? कहीं इसे इसका रहने का घर द्वार है? घर द्वार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं राज्य विहीन। ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं राज्य विहीन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विश्व में राजनीतिक प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। पहला नागरिक। पहला क्या होगा जी? नागरिक। दूसरा हो गया विदेशी। मान लीजिए कोई विदेशी अगर इंडिया में भी घूमने आया तो वो प्राणी है ना जी, इंसान ही ना है, तो क्या होगा? दूसरा हो गया विदेशी। तीसरा हो गया शरणार्थी। मान लीजिए किसी देश में अगर अत्याचार हो रहा है और उस देश के लोग भागकर दूसरे देश में जा रहे हैं और दूसरे देश के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे शरणार्थी। क्या बोलेंगे जी? शरणार्थी। और एक होता है राज्य विहीन, और एक होता है राज्य विहीन। आपसे पूछेगा कि राज्य विहीन किसे कहते हैं? राज्य विहीन उसे कहते हैं कि मान लीजिए किसी देश में किसी लोग पर अत्याचार हो रहा है और वो आदमी दूसरे देश में भाग कर जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ से ही भगा दे रहे हैं। बताइए, ना उसका घर बचा है, जहाँ पर रहने गया है वहाँ से ही भगा दिया गया है, तो बताइए वो राज्य विहीन हुआ कि ना हुआ? वो राज्य विहीन हुआ कि ना हुआ? हुआ ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व में राजनीतिक प्राणी जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत ना है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखो, जो भारत है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है जी? एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि आखिर एकल नागरिकता, डबल नागरिकता क्या होता है? देखिए, जो अमेरिका होता है इसमें, इसके देश में दोहरी नागरिकता है। जो अमेरिका देश है इसके देश में दोहरी नागरिकता है, लेकिन जो भारत देश है यहाँ पर एकल नागरिकता है। आप लोग पूछिएगा कि सर एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर है? देखिए, एकल नागरिकता किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये कौन देश है? ये देश है भारत, और भारत देश में बहुत सारे राज्य भी हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 गो राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं। मान लीजिए जो हम लोग यहाँ के जो हम लोग हैं, हम लोग का इंडिया के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं जी? हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? भारत देश के नागरिक हैं, ना कि बिहार के नागरिक हैं। हम लोग बिहार के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं जी? भारत के नागरिक हैं। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान ना है। ये ना है कि मान लीजिए हम भारत के भी नागरिकता ग्रहण करेंगे और जिस राज्य में रह रहे हैं उस देश के नागरिकता अलग से ग्रहण करेंगे ना। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम किसका नागरिक है? तो हम केवल भारत का नागरिक है। लेकिन अमेरिका जो देश है इसके देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसके देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब बोलिएगा दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं? तो देश के लिए आपको अलग नागरिकता लेना होगा और आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसका भी नागरिकता ग्रहण करना होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका देश है यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, और जो भारत देश है यहाँ पर एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद 5। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 के बारे में कि आर्टिकल 5 आखिर क्या कहता है। आखिर क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 कहता है दोस्त कि जब संविधान के प्रारंभ में
संविधान के प्रारंभ में उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई है। उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई। उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर रहते थे। जो उस समय भारत के अंदर रहते थे। ठीक, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि जब मान लीजिए जब भारत का संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। मान लीजिए जिसके माता पिता भारतीय थे, दादा दादी यहीं पर पहले से रह रहे थे, दादा दादी पहले से क्या करते हैं, निवास कर रहे थे, नाना नानी मौसा मौसी इसके पहले से भारत में रह रहे थे, उन सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दे दिया गया। और इसमें शर्त था कि अगर मान लीजिए संविधान बनने के 5 वर्ष पूर्व से, संविधान बनने के अगर 5 वर्ष पहले से भी कोई व्यक्ति यदि भारत में निवास कर रहा है तो उसे भी नागरिकता दे दी गई। तो आप सभी से पूछेगा कि आप बताओ तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है। आप लोग बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान बना, मतलब जब संविधान लागू हुआ तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर रहते थे। मान लीजिए जिसके दादा दादी मौसा मौसी मामा मामी नाना नानी अगर भारतीय हैं तो उसके लड़का लड़के सभी को नागरिकता दे दी गई। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो संविधान बनने के 5 वर्ष पहले से ही भारत में निवास कर रहा है तो उसे भी नागरिकता दे दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भाग 5 के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 5 बोले अनुच्छेद 5 के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आर्टिकल 6 के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 6 के बारे में अध्ययन करते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। अब देखिए ये कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 6 क्या कहता है, तो बोलेगा पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। मान लीजिए जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए, भारत में भी रहते। कोई लोग था कि जो पाकिस्तान से कहाँ आना चाहता था, भारत आना चाहता था। कहाँ आना चाहता था जी, भारत आना चाहता था, तो उसे भी नागरिकता दे देगा। लेकिन शर्त था, ये क्या था जी, शर्त था यदि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहता है और नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए शर्त था कि 19 जुलाई 1948 से यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चला आता है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पाकिस्तान से पहले भारत चला आता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसे भारत में पहले 6 महीना निवास करना होगा तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। इसे हम लोग बोलते हैं परमिट रूल। क्या बोलते हैं जी, परमिट रूल बोलते हैं। आपसे पूछेगा कोई कि बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहता है, आप लोग बोलिएगा पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहता था और उसे भारत आना चाहता था तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन शर्त था कि 19 जुलाई 1948 से उसे पहले आना होगा। 19 जुलाई 1948 से उसे पहले आना होगा। यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई
1948 से पहले आता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसे पहले भारत में आकर 6 महीना निवास करना होगा, तब उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अनुच्छेद 6 के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 7। अब हम लोग अनुच्छेद 7 के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अब देखिए, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। जो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं? भारत में आना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 7 में है। तो उनके लिए भी शर्त है। मान लीजिए जब भारत देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग इंडिया में रह गए। मान लीजिए पाकिस्तान में गए, लेकिन वहाँ का उसका राज व्यवस्था अच्छा ना लगा, वहाँ का राजनीति अच्छा ना लगी, भेदभाव, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा का बात रहा, तो वो मान लीजिए भारत में आना चाहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए भी शर्त है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, क्या गया हो जी? बाद 1 मार्च 1947 के बाद गया हो और 19 जुलाई 1948 के पहले 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में लौट गया हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। आप लोग समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है, जब भारत देश आजाद हुआ था, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वो पाकिस्तान चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। अब वो वहाँ पर गया तो वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा, तो वो भारत में आना चाहता है। जी, भारत में आना चाहता है, तो उसे भारत में देखा जाएगा कि ये व्यक्ति कब पाकिस्तान गया था। यदि वो 1 मार्च 1947 के बाद गया है पाकिस्तान, 1 मार्च 1947 के बाद गया है पाकिस्तान, और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में लौट आया है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में लौट आया है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अन्यथा अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो परमिट नियम के हिसाब से उसे पहले भारत में 6 महीना निवास करना होगा, इसके बाद उसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अनुच्छेद 6 और 7 को समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 8 पर। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अब देखिए, आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यदि भारतीय हो, तो उसे भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। चाहे ऐसे भी हो जाता है कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहा है और उसके माता पिता चाहे दादा दादी अगर भारत में निवास कर रहे हैं, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि मान लीजिए विदेश में काम करने पर, भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में भ्रमण करने पर, विदेश में घूमने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति गया है विदेश में पढ़ने के लिए, तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश में घूमिए, पढ़िए, लिखिए, कोई दिक्कत ना है, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, कोई दिक्कत। और इसी आर्टिकल 8 में कहा गया है कि यदि आपके माता पिता, दादा दादी मतलब भारतीय हैं, तो आपको नागरिकता बहुत आसानी से मिल जाएगी। और देखिए आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर
विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और चला गया वो विदेश में काम करने, और विदेश में काम करने गया है और वहीं पर वह नागरिकता उस देश का ग्रहण कर लिया है, तब भारत की नागरिकता स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? समाप्त हो जाएगी। तो आप सबको उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 9 की समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल 10 पर। अब चलते हैं आर्टिकल 10 पर। तो आर्टिकल 10 कहता है कि भारत की नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। जब तक कि आप देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, अब जैसे ही देश विरोधी कार्य करिएगा आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समाप्त करने का अधिकार संसद को है। किसको है जी? संसद को है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि भारतीय लोगों की नागरिकता संसद की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। संसद की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत की नागरिकता कब तक रहेगी। कोई दिक्कत? तो भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी, भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी संसद की इच्छा। कब तक बनी रहेगी जी? संसद की इच्छा बनी रहेगी। अगर मान लीजिए हम कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो क्या हमारी नागरिकता बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। संसद हमारी नागरिकता को तुरंत समाप्त कर देगा। संसद हमारी नागरिकता को तुरंत समाप्त कर देगा। जब हमारी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा तो ना हमारे पास वोटर आई डी होगा। वोटर आई डी कार्ड होगा तो हम किसी को वोट ना मार सकते हैं, हमको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, हमको सारी भारतीय सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सारी भारतीय सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाता है। लेकिन यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है। किसे दी गई है जी? गृह मंत्रालय को दी गई है। तो आपसे पूछेगा कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? आप सभी से पूछ सकता है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, तो बोलिएगा संसद बनाता है। लेकिन यह जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 11 भी समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 11 भी समझ गए होंगे। देखिए आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है। आपसे पूछेगा कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, बोलिएगा संसद बनाता है। फिर पूछेगा नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाता है, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आप लोग बोलिएगा आर्टिकल 11 में। फिर पूछेगा कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाता है, लेकिन यह जिम्मेवारी किसे दी गई, किस मंत्रालय को दी गई है? तो आप लोग बोलिएगा गृह मंत्रालय को दी गई है। यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग शॉर्ट तरीका से पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिए आर्टिकल 5 में हम लोग क्या पढ़ाए थे? आर्टिकल 5 में हम पढ़ाए थे कि जब भारत का संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। उसे क्या कर दी गई? नागरिकता दे दी गई। यहाँ पर लिख देते हैं संविधान के प्रारंभ में, संविधान लागू होने के प्रारंभ में उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अब देखिएगा आर्टिकल 6 क्या कहता है? तब पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति कहाँ आता है जी? इंडिया आता है, तो उसे क्या कर दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन रूल था कि 19 जुलाई 1948 से पहले आना होगा। अब उसके बाद आर्टिकल 7 का कहता है? आर्टिकल 7 का कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति,
भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के बारे में प्रावधान क्या था। ये मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया है, कहाँ गया है, पाकिस्तान गया, और 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 का कहता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश में काम करता है, भ्रमण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और आर्टिकल 9 का कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसे समझ लीजिएगा, सटलता गए। मान लीजिए अगर आप किसी देश से सटे तो भारत में गए, किसी तरह सटे तो भारत में कहाँ गए, चले गए, तो सटल तो गए। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए आर्टिकल 10। अब आर्टिकल 10 का कहता है तब भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक मतलब कि संसद की इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य नहीं करता है तो उसकी नागरिकता हमेशा के लिए बना रहेगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो भारतीय लोगों की नागरिकता संसद की इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है, कहा गया आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 में कहा गया है दोस्त, आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, तो नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाता है, लेकिन यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है। यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए भारत में मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश से आया है, उसे भारत नागरिकता प्राप्त करना है, भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है, तो कैसे प्राप्त करेगा। तो एक विधेयक आया था, नागरिकता संशोधन विधेयक 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत आप भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।